हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी तक हमने 10 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़े हैं, तो इनको जस्ट हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था सर? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है। बेसिकली आप लोग याद रखना, ये कुछ रूल्स है। जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो इन चीज़ों को हमें फॉलो करना है, ठीक है ना। सबसे पहला रूल नंबर 1, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। हम अकाउंटिंग करेंगे ये सोचते हुए कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, हमें अकाउंटिंग करनी है बिजनेस की। रूल नंबर 2, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्या बोलता है कि हम जो रिकॉर्डिंग करेंगे किस में करेंगे? मनी में करेंगे। जो मेजरिंग टूल होगा अकाउंटिंग का वो क्या होगा? मनी, पैसे में हिसाब रखा जाएगा। तीसरा क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या बोलता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? कि जिस बिजनेस की हम अकाउंटिंग करेंगे हम समझेंगे कि हमें ये नियर फोर्सेबल फ्यूचर में बंद नहीं करना, बिजनेस विल गो ऑन फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। उसके बाद तो फिर प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? तो इस बिजनेस का जो हमें लगता है कि बहुत सालों तक चलेगा, इसको छोटे छोटे सालों में डिवाइड करेंगे। हर एक साल का हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो पीरियड वाइज हम अकाउंटिंग करेंगे। उसके बाद है कॉस्ट कंसेप्ट। क्या बोलता था? एसेट्स को जितने पे परचेज किया था उनकी कॉस्ट पे ही उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि उनकी जो उसकी मार्केट वैल्यू थी। अगर मैंने लैंड 10 लाख की खरीदी तो मैं उसको 10 लाख पे दिखाऊंगा, ना कि ये चीज़ कि ये लैंड तो मुझे 15 लाख में मिल सकती थी तो मुझे 5 लाख का फायदा हुआ, मैं 15 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा। नहीं, जितने पे मुझे पड़ा, जो कॉस्ट मेरी है उसी पे रिकॉर्ड करूंगा। इसका दूसरा नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। उसके बाद हमने पढ़ा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। रूल नंबर 6, हम जो अकाउंटिंग करेंगे हम एक ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे, एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद रूल नंबर 7, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट। वो बोलता है रेवेन्यू को हम तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब रेवेन्यू रियलाइज हो जाएगा। रेवेन्यू कब रियलाइज हो जाएगा? जब दो चीजें सेटिस्फाई हो जाएंगे। कब? एक चीज कि अगर गुड्स की बात हो रही है, अगर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गया, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गया, और देयर इज नो अनसर्टिनिटी इन रिसीट ऑफ द मनी। सर्विस में केस में सर्विसेज परफॉर्म कर दिया आपने और अनसर्टिन नहीं है कि पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कंजर्वेटिव कंसेप्ट जिसका नाम है प्रूडेंस कंसेप्ट। वो बोलता है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स, प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। अगर आपको लगता है कल को कुछ नुकसान होने वाला है तो उसके लिए प्रोविजन करो, तभी आप डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स करते हो। और अगर आपका एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो आप उसको प्रॉफिट में बुक नहीं करते हो, बिकॉज एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स, प्रोवाइड फॉर ऑल। उसके बाद है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बोलता है जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने इस साल फॉलो करती है उनको आप अगले साल भी फॉलो करना है। इसका एक्सेप्शन है, नॉर्मली बोलता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हमें कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमने इस साल फॉलो कर दी, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने ट्रांजेक्शन का इस साल कर दिया, अगले साल उन जैसी ट्रांजेक्शन का वही ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर हमने गुडविल इस साल ऐसे निकाली, अगले साल भी उसी हिसाब से निकाला। अगर हमने स्टॉक वैल्यूएशन फीफो मेथड की, अगले साल भी हमें फीफो मेथड चेंज नहीं करना है। एक साल फीफो से लगा, फीफो से ठीक रहेगा, दूसरे साल ऐसे नहीं करना है, कंसिस्टेंसी फॉलो करना है। बट अकाउंटिंग पॉलिसीज भी चेंज कर सकते हैं, उसके लिए AS1 बोलता है कि अकाउंटिंग, AS5 बोलता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज आप कब चेंज करोगे? तीन वजह से चेंज करोगे। या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं चेंज करने का, या लॉ ऑफ द लैंड बोल रहा है चेंज करने का, या चेंज करने से आपकी जो फाइनेंशियल मतलब जो पिक्चर है वो ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट करेगी। मतलब अभी तक आप गलत कर रहे थे, अब आप ठीक करना चाहते हो, तब आप कंसिस्टेंसी को तोड़ सकते हो, क्योंकि आप गलत कर रहे थे। तो अगर आप एक बार गलत किया तो उसको अगली बार दोहराना नहीं है। अदरवाइज ठीक करते थे तो ऐसे ही चेंज नहीं करना है, वो कंसिस्टेंसी था। उसके बाद था फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर बोल रहा था आपको अकाउंटिंग में फुल डिस्क्लोजर करने, वो सारी चीजें अपने यूजर्स को बतानी है, जिससे उनके मतलब डिसीजन मेकिंग में फर्क पड़ सकता है, ठीक है ना। अब कुछ दो तीन और बचे हैं, उनको भी मैं डिस्कस करूंगा मेरे दोस्तों। सबसे पहले इसी के साथ फुल डिस्क्लोजर का एक एक्सेप्शन है, उसको मैं बोल देता हूं यहाँ पे। रूल नंबर 11, उसका नाम है मटीरियलिटी कंसेप्ट। का नाम है मटीरियलिटी कंसेप्ट। मटीरियलिटी कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? मटीरियल का मतलब क्या होता है? एक तो मटेरियल होता है चीज, हम बोलते हैं इसको कितना मटेरियल लगेगा, एक मटेरियल वो होता है मटेरियल। मटीरियलिटी का मतलब क्या होता है? मटीरियलिटी कंसेप्ट निकला है मटीरियल से। मटेरियल का अपोजिट क्या है? इमटेरियल, जो उतने माने नहीं रखते। मटेरियल मीन्स एक बड़ी चीज, इमटेरियल मीन्स छोटी चीज। यार जैसे दोस्तों में लड़ाई होगी तो बोलते हैं यार ये तो इमटेरियल बात है, यार ये तो छोटी सी बात है, तो उसको हम बोल सकते हैं ये तो इमटेरियल बात है। तो मटीरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? जब भी तुम अकाउंटिंग करोगे तो मटीरियलिटी कंसेप्ट को जहन में रखो। फुल डिस्क्लोजर क्या बोल रहा था? सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी है। मटेरियल भी थोड़ा उसी एंगल से है, बट उसका अपोजिट है। कैसे? मटेरियलिटी बोलता है कि
वो सारी चीजें बोलनी है जो मटेरियल हो, वो सारी चीजें जरूर बोलनी है जो मटेरियल है, जिससे मटेरियल अब किसको बोले अकाउंटिंग में। हमने जो अकाउंटिंग पढ़ी ना, अभी हमने बोला कि पहले तो क्या होता था, पुराने जमाने में सोल प्रॉफिट होता था, उसी को गारज होता था कि उसका प्रॉफिट क्या है क्या नहीं है। बट अब ऐसा नहीं है, अब बैंक भी इन्वॉल्व है, क्रेडिटर भी इन्वॉल्व है, शेयर होल्डर भी इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है उस बिजनेस से। तो वो सारी इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन जो इफेक्ट करेगी उस बंदे के डिसीजन को लेके, अगर बैंक को लोन देना है तो अकाउंटेंट ने वो सारी चीजें बतानी है बैंक को, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह से बनाने कि वो सारी चीजें कवर हो जाए कि बैंक को अगर वो बात पता चलती तो शायद बैंक लोन ना देता, क्रेडिटर शायद उधार में माल नहीं देता, शेयर होल्डर शायद वो पैसा नहीं लगाता बिजनेस में। तो वो फुल डिस्क्लोजर की बात है। तो मटेरियल भी उसी कंटेक्स में है एक हद तक, अभी पूरा नहीं बोल रहा मैं, जज नहीं करना अभी। मटेरियल भी एक हद तक, मटेरियल चीजें सारी बतानी है। बट इमटेरियल चीजें अगर है, इमटेरियल चीजें अगर है, अगर इमटेरियल चीजें है, ये मटेरियल कंसेप्ट का दूसरा मतलब है, तो दोनों चीजें याद रखिए। एक ही चीज, सारी मटेरियल चीजें बोल रही है जो फुल डिस्क्लोजर से भी आपका कवर होगा है। इमटेरियल चीजें अगर कोई है, अगर छोटी चीज है, उसमें अगर आप अकाउंटिंग कंसेप्ट को छोड़ दोगे, अगर आप उसमें अकाउंटिंग कंसेप्ट को छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपने छोटी छोटी चीजें भी नहीं डिटेल में बोलनी है। समझ आ रही बात, नहीं आ रही समझ में? चलो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैंने कार लाई, या हमने कोई भी खर्चा किया, एक्सपेंडिचर कर दिया, अगर इस एक्सपेंडिचर का फायदा 1 साल से ज्यादा है या 1 साल से कम है, तो इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ये एक्सपेंस हो गया और ये पीएनएल में जाएगा। और अगर ये फायदा 1 साल से ज्यादा है तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एसेट माना जाएगा और ये बैलेंस शीट में जाएगा। यही था। तो अकाउंटिंग तो यही बोलते हैं कि आपको जब खर्चा कर दिया, आपको देखना है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बैलेंस शीट में जाएगा एसेट। अब यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बोला, जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा है। सपोज मैंने कैलकुलेटर लाया 150 रुपए का। अब ये कैलकुलेटर तो 1 साल से ज्यादा चलेगा, तो क्या मैं बैलेंस शीट में कैलकुलेटर का एक एसेट दिखाऊंगा 150 रुपए का? क्या 150 रुपए का कैलकुलेटर एसेट दिखाऊंगा? सर 150 रुपया अगर हम एक्सपेंस भी डालेंगे तब प्रॉफिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ेगा? 150 रुपए से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और 150 का एसेट बैलेंस शीट में रखना ठीक नहीं रहेगा सर, ये इमटेरियल चीज है। समझ आई मेरी बातों को? तो ये मटेरियलिटी कंसेप्ट बोलता है कि अगर छोटी चीज है, आप उसमें अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज ढंग से फॉलो नहीं करोगे तो चलेगा। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी का उसमें एसेट बनता है पर ज्यादा मटेरियल चीज नहीं है वो, आप उसको पीएनएल में ले सकते हो। तो ये मटेरियलिटी कंसेप्ट आई होप थोड़ा सा आपको समझ आया। और ये बहुत सब्जेक्टिव है, ये बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है, और हर कोई बिजनेस बताता है कि हमारे लिए मटेरियल चीज कितनी होगी। कोई बिजनेस जो करोड़ों में बिजनेस करता है, उसके लिए 1 लाख की चीज भी इमटेरियल हो सकती है, और छोटा बिजनेसमैन उसके लिए 10,000 की चीज भी मटेरियल हो सकती है। बट एक बैलेंस अकाउंटेंट को बना के रखना है, वो लेवल ऑफ मटेरियलिटी डिसाइड करना है, और उसे छोटे जो अमाउंट है उनको वो सीधे पीएनएल में राइट ऑफ कर सकता है, रादर देन उनको एक एसेट ट्रीट करना। जैसे मैंने कैलकुलेटर की एग्जांपल दी, आपने स्टेशनरी परचेज की, अब कुछ स्टेशनरी तो बचती है ना, सारी स्टेशनरी थोड़ी आपकी कंज्यूम होती है। आपकी कुछ स्टेशनरी 2-3 हज़ार की बच गई, बट क्या फर्क पड़ेगा अगर आपका लाखों में टर्नओवर है, लाखों में प्रॉफिट है, 2-3 हज़ार का अगर आपको लगेगा फिर यार मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से या एक्रूअल कंसेप्ट, ये तो मेरा अभी एसेट है, ये तो मुझे अगले साल यूज करना है, तो इसको मैं एसेट दिखाऊंगा। तो आप यू कैन इग्नोर दो स्मॉल थिंग्स। तो ये है मटेरियलिटी कंसेप्ट। ठीक है मेरे दोस्तों, अब मेरे दोस्त लिखेंगे मटेरियलिटी कंसेप्ट के बारे में। Materiality concept requires that accounting should focus on material facts. Full stop. Effort should not be wasted. Effort should not be wasted in recording
and presenting the facts which are immaterial, in recording and presenting the facts which are immaterial in the determination of income. Full stop. Any fact would be considered as material. Any fact would be considered as material if it is reasonably believed, that its knowledge would influence the decision of informed user of financial statements. For example, purchase of stationery can be treated as expense even if some of the stationery is still unutilized at the end of the year. ठीक है, मेटेरियलिटी कंसेप्ट समझ हो गया? हाँ सर, मेटेरियलिटी कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। 11 हो गया। अब 12 कंसेप्ट में लूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसका नाम है एक्रूअल कंसेप्ट। अभी तक मैंने आपको दो कंसेप्ट बोले जो याद रखना आपको, एक मैंने गोइंग कंसर्न बोला और कंसिस्टेंसी बोला। अब मैं थर्ड कंसेप्ट ले रहा हूं उस सीरीज का, उसका नाम है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल किससे निकला? एक्रू से। किसी चीज का एक्रू होना, एक्यूमुलेट होना, एक्रू होना। आपने सुना होगा ड्यू एंड एक्रू करके, आपने कहीं सुना होगा। एक्रू का अगर है डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे हम, एक्रू का मतलब होता है which has accumulated, anything which has accumulated over time, anything which has accumulated over time, उसको एक्रू बोलना, जो बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। तो एक्रूअल कंसेप्ट पता है क्या बोलता है कि इनकम और एक्सपेंसेस, या ऐसा बोलो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स और रिकॉर्डेड when they occur and not when the money is received or paid against them, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंस हो, अगर वो एक्रू हो गया, अगर वो ओकर हो गया, हम उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्रूअल कंसेप्ट, कि आपको ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है तब जब वो एक्रू हो जाए, जब वो ओकर हो जाए, चाहे वो रेवेन्यू हो या एक्सपेंस हो। इनकम की जगह करेक्ट वर्ड है रेवेन्यू। चाहे वो रेवेन्यू हो या एक्सपेंस हो, उसको आपने रिकॉर्ड करना है जब वो एक्रू हो जाए,
ना कि तब जब वो उसके लिए आपने कैश पे किया या रेवेन्यू के लिए कैश रिसीव किया। हम आगे पढ़ेंगे अकाउंटिंग में, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अकाउंटिंग 3 तरह की होती है। एक होता है कैश बेस्ड अकाउंटिंग, जिसमें आप रेवेन्यू को तब मानते हो जब आपको कैश मिला और एक्सपेंस को तब बोलते हो जब आपको कैश पे हो गया। दूसरा होता है हाइब्रिड, तीसरा होता है मर्केंटाइल या एक्रूवल। तो वहां एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग इसी से निकला, अकाउंटिंग कंसेप्ट से। हम जो अकाउंटिंग करेंगे, आप जो अकाउंटिंग करेंगे, हम वन ऑफ द रूल्स इज एक्रूवल बेस्ड पे अकाउंटिंग करेंगे। ट्रांजैक्शन ओकर होगी, उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, चाहे उसके लिए कैश आया नहीं आया। आपने किसी को गुड्स बेच दिए, आपने सेल कर दिया उधार में, अभी कैश तो आया नहीं, बट रियलाइजेशन कंसेप्ट बोलेगा कि अगर अनसर्टिनिटी नहीं है, अगर लगता है कि पेमेंट मिलेगा, देन गो फॉर द सेल। और एक्रूवल कंसेप्ट भी वही बोलेगा। और एक्सपेंस बोलेगा अगर वो ट्रांजैक्शन हो गई है, अगर वो इवेंट हो गया, नो मैटर आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, स्टिल यू विल हैव टू रिकॉर्ड इट एज एन एक्सपेंस और वट एवर इट इज इन योर बुक्स। एग्जाम्पल, आपका एम्प्लॉय है, मार्च का मंथ पूरा हो गया है और आपका डील है अपने एम्प्लॉय के साथ कि आप उसको अगले मंथ की 7 तारीख को सैलरी दोगे, बट 31 मार्च तक उसने 1 मंथ का काम कर दिया है। द एक्सपेंडिचर हैज एक्रूड, द सैलरी एक्सपेंस हैज एक्रूड, दो इट हैज नॉट बिकम ड्यू, यू आर नॉट लायबल टू पे हिम ऑन द 31st of March. The due date for the payment is 7th of April, but still you will record it as an expense due to the accrual concept. Because the transaction has occurred, the expense has been incurred, though the payment has not yet been made. तो कैश बेसिस पे नहीं देखना है, बिकॉज बट आपको एक्रूवल बेसिस पे देखना है, ऑकरेंस बेसिस। अगर ओकर हो गया ट्रांजैक्शन तो उसको रिकॉर्ड कर देना है, चाहे वो रेवेन्यू हो या एक्सपेंस हो। वो कहां से डिराइव होता है? एक्रूवल बेसिस से। अब यहां पे थोड़ा सा फर्क है, बिफोर कि मैं आपको लिखा दूंगा एक्रूवल कंसेप्ट के बारे में। बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है, सर फिर रियलाइजेशन कंसेप्ट और एक्रूवल कंसेप्ट में क्या फर्क है? क्योंकि सर आपने रियलाइजेशन कंसेप्ट में भी यही बोला कि आप रेवेन्यू को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करोगे जब तक उसमें मतलब सेल हुई होगी, अगर सेल ऑफ गुड्स की बात हो रही है या सर्विसेज परफॉर्म की होगी, और देयर इज नो अनसर्टेनिटी विद रेस्पेक्ट टू द रियलाइजेशन ऑफ द मनी, दैट इज द टाइम व्हेन यू विल बी रियल बुकिंग द रेवेन्यू। सर एक्रूवल में भी तो वही हो रहा है, बट एक्रूवल मेरे दोस्तों दोनों चीजों के लिए लगता है, रेवेन्यू के लिए भी लगता है, एक्सपेंस के लिए भी लगता है। एक्रूवल दोनों चीज के लिए बोलता है यार रेवेन्यू अगर कैश नहीं आया तब भी आप बुक करोगे अगर वो रेवेन्यू वाला क्राइटेरिया फिट हो रहा है, और एक्सपेंस के लिए अगर एक्सपेंस वाला क्राइटेरिया फिट हो रहा है तो बुक करो, ये वो चीज बोलता है। और मेरे दोस्तों कभी कभी एक ट्रांजैक्शन को जब आप रिकॉर्ड करते हो तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके लिए एक ही कंसेप्ट लगता है। कंफ्यूज में तो कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर ये मैचिंग कंसेप्ट की वजह से हो गया या गोइंग कंसेप्ट की वजह से। मैं बोलता हूं ये सब की वजह से हो गया। अभी डेप्रिसिएशन की बात आ गया, किसी और चीज की बात आ गई, क्यों मॉनेटरी टर्म नहीं लगा इसमें? हाँ लगा। क्या इसमें बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट नहीं लगा? हाँ, हमने तो बिजनेस के एंगल से देखा, मनी में रिकॉर्ड किया, कॉस्ट कंसेप्ट भी लगा, कॉस्ट पे रखा, ड्यूअल एस्पेक्ट भी लगा, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया, तो सारे कंसेप्ट लगेंगे मेरे दोस्तों। कभी कभी एक ट्रांजेक्शन में पूरे 14 के 14 कंसेप्ट लगेंगे। तो इट्स नॉट लाइक कि तुम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं इसमें सर इसमें कौन सा कंसेप्ट लगा, एक्रूवल लगा कि रियलाइजेशन लगा, तो सारे लग सकते हैं। आई होप आपको मेरी एक बात समझ आ गई। ये बच्चों को एक स्लाइड कंफ्यूज होता है, सर इस वजह से होता है, इस वजह, मैं बोलता हूँ सबकी वजह से होता है। हाँ, किसी किसी में कोई चीज होता है वो एक ही कंसेप्ट की वजह से, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज को हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स में ड्यू टू द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, उसके लिए बाकी चीजें इररिलेवेंट है। बट कोई ऐसा चीज है नॉर्मल ट्रांजेक्शन कर तो उसमें तो बिजनेस एंटिटी भी लगेगा, गोइंग कंसर्न भी लगेगा, कॉस्ट भी लगेगा, ड्यूअल एस्पेक्ट भी लगेगा, सब कुछ लगेगा मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो एक्रूवल के बारे में थोड़ा लिखते हैं। मैं बोर्ड पे अवॉइड करूंगा लिखना, उससे हमारा टाइम बचेगा, क्योंकि ये बीच बीच में नहीं लिखता है। आप मेरे दोस्तों उसको लिख लो। This accounting assumption indicates that the revenue is recognized when it is earned, and expense is recognized when obligation of payment arises. Full stop या comma, irrespective of the fact
whether the money has been received or paid. Full stop. For companies, comma, companies के लिए it is mandatory to keep, for companies it is mandatory to keep its books of accounts on accrual basis. For companies, it's mandatory to keep their books of accounts on accrual basis under the Companies Act 2013. Full stop. Common examples of accruals include purchase and sale of goods on credit. Purchase and sale of goods on credit, comma, expenses or incomes outstanding or accrued. फुल स्टॉप. ठीक है. अब एक बार रेड पेन से, अगर आपके पास रेड पेन है मेरे दोस्तों, तो नीचे एक नोट लिखो. एक नोट करो, बोल्ड में लिखना जो मैं अब बात बोलूंगा. 3 कंसेप्ट के बारे में. एक गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल. इनको नोट करो. गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल. मैं इसको शॉर्टकट में रखता था GCA याद, बट अभी बच्चों में से किसी ने यूट्यूब पे कमेंट किया था, इनकी फंडामेंटल अकाउंटिंग की बात हो गई थी, तो उसने बोला सर इसका शॉर्टकट ट्रिक याद रखेंगे हम CAG. CAG बहुत ज्यादा आप सुनोगे कॉमर्स में. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG आप बहुत सुनोगे. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. C भी आया, A भी आया, G भी आया. C स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, A स्टैंड्स फॉर एक्रूवल, G स्टैंड्स फॉर गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल. जैसे हम पढ़ते थे ना हिप्पोपोटामस, क्रोकोडाइल, व्हेल बचपन में, उस तरह से आपको याद होने का गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल. ये 3 जो है इनको बोलते हैं हम फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस. ये सारे तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग एजम्पशंस मिक्सचर है. उस डेप्थ में तो लोगों को नहीं जाना है अभी कि अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, अकाउंटिंग एजम्पशन क्या होता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है. आपको भी उस डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. आप सारा याद रखो, ये सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, जो भी है खिचड़ी है. आपको अलग अलग नहीं रखना है कि उसमें दाल क्या है, बाकी क्या चीज है. बट इन 3 चीजों को, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल, इनको बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस. ये माना जाता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग, ये माना जाता है कि ये 3 एजम्पशंस आपने फॉलो की है. अगर आपने नहीं फॉलो की है, आपको अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ता है. ये 3 पॉलिसीज जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पढ़ते हैं, मैं आऊंगा आगे वाले लेक्चर्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. वो बोलता है जितनी भी आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर दी है उनको डिस्क्लोज करो आप, ताकि शेयर होल्डर्स को, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पता चले कि क्या क्या पॉलिसीज फॉलो कर दी है. फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट भी वही चीज बोलता था कि उनको धोखा नहीं लगना चाहिए, उनको सारी चीजें आप बता दो. आपने स्टॉक्स को कैसे रिवैल्यू किया है, स्टॉक्स को कैसे वैल्यू कर दिया, गुडविल को कैसे वैल्यू कर दिया, डेप्रिसिएशन का क्या मतलब लगाया, एंड ऑल द थिंग्स. बट AS1 ही बोलता है ये 3 अकाउंटिंग एजम्पशंस को है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल, जिनको हम फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस बोलते हैं. It is assumed that you have followed these accounting policies. Which policies? The going concern, the consistency and the accrual. Means आपको डिस्क्लोज करना नहीं है नीचे कि हमने ना ये 3 पॉलिसीज फॉलो करती है. ये एज्यूम किया जाता है कि ये फॉलो की है. हाँ, अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलो नहीं किया है, या हमने कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं की है, या हमने एक्रूवल फॉलो नहीं किया है. सपोज आप हर साल स्टॉक को वैल्यू करते थे FIFO मेथड पे, बट इस साल आपने स्टॉक को फॉलो कर दिया वेटेड एवरेज मेथड से. वो आएंगे आगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक. तो इस साल आप नीचे लिखोगे, जब आप फाइनेंस स्टेटमेंट बनाओगे, आप नीचे मैं बताऊंगा फुट नोट्स क्या होता है, वो आगे आपको समझ आएगा. तो जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे उसके बाद फाइनेंस में फिर लिखोगे कि दिस ईयर वी आर नॉट फॉलोड कंसिस्टेंसी. फिर लिखोगे कि क्यों नहीं कंसिस्टेंसी फॉलो कर दी, अकाउंटिंग पॉलिसी को क्यों चेंज कर दिया गया, ये आप डिस्क्लोज करोगे. इसी तरह से अगर खुदा न खास्ता आपको लगता है बिजनेस लिक्विडेट होने वाला है, तो आप बोलोगे कि
इस रीजन से हमने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर दिया, अदरवाइज इट इज एज्यूम्ड दैट यू आर फॉलो गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो अब आप नोट लिखो मेरे दोस्तों, going concern, comma consistency, comma accrual, going concern, comma consistency, comma accrual या consistency and accrual are called the fundamental, और ऐसा लिखो, are the three fundamental accounting assumptions. Going concern, consistency and accrual are the three fundamental accounting assumptions it is assumed that the financial statements, that these accounting concepts have been followed. Full stop. In case these fundamental accounting assumptions are not followed, comma, the fact should be disclosed. Otherwise, no specific disclosure is required. अगर इनको फॉलो कर दिया तो कोई स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर है तो फिर आपको, अगर नहीं फॉलो कर दिया फिर आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 12 भी मैंने आपको बोला है एक्रूअल, तो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल हो गया। अब छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, उनको भी डिस्कस करेंगे। मोटा मोटी हमारे सारे हो गए। दो कंसेप्ट मुझे बोलने हैं, एक छोटा है और एक बहुत बड़ा है। तो जो बड़ा है वो मैं सबसे लास्ट में लूंगा, तो 12 के बाद में 13 लूंगा। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या बोलता है? ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट निकला है वर्ड ऑब्जेक्टिव एविडेंस। ऑब्जेक्टिव निकला है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज विच यू कैन सी। ऑब्जेक्ट कोई चीज होती है विच यू कैन सी। तो ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट या ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट बोलते हैं जो भी तुम अकाउंटिंग करोगे, जो भी तुमने अकाउंटिंग करोगे उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस होना चाहिए जिसको तुम देख सकते हो। मतलब तुम्हारे पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिनको हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं, जिनको हम वाउचर्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, इनवॉइस हो गया, रिसीट वाउचर हो गया, या बिल हो गई। जब आप अकाउंटिंग करोगे एज ए सेल्समैन, आप सेल करोगे, एज एन अकाउंटेंट आप सेल्स की एंट्री करोगे। तो सेल्स की एंट्री करोगे तो आपने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया, तो इसके पीछे कोई वाउचर होना चाहिए। तो क्या होगा, बिल आप दिखाओगे हमने बिल काटा। तो बिल बुक में क्या होता है, एक देता है वो कस्टमर को, एक अपने पास रखता है कार्बन कॉपी। तो उससे क्या होगी, वो ऑब्जेक्टिव एविडेंस बन गई। वो सेल 1000 की होगी, 1200 होगी, कैसे पता चलेगा? उस डॉक्यूमेंट से पता चलेगा। तो ऑब्जेक्टिव एविडेंस का बोलता है कि ऐसा नहीं है आपने मन मर्जी से कुछ भी अकाउंटिंग कर दी, आपने जो भी अकाउंटिंग की है उसके पीछे डॉक्यूमेंट एविडेंसेस होने चाहिए। कल को मैं जाऊंगा कश्मीर, बोलूंगा तला दी में हिसाब क्या चेक करूँ, तो कैसे पता चलेगा? जब वो दिखाओगे कि बिल, अच्छा आपने इतना खर्चा कर दिया, बिल दिखाओ कहाँ पे खर्चा कर दिया। तो बिल हो गए तो ऑडिटर भी बोलेगा हाँ भाई सब ठीक है। अदरवाइज आप कुछ भी खर्चे डालते रहोगे तो फिर तो फायदा ही नहीं होगा ना बिजनेस का। कुछ भी खर्चा डाल दिया, प्रॉफिट को बढ़ा दिया, कम कर दिया, जो भी करना होगा। तो जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पूरे हो गए तब वो मैनिपुलेशन नहीं रहेगी। तो वो जो हम बोलते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम द बायसनेस, उसमें बायस नहीं। अगर मैंने ये थ्योरी में कुछ चीज़ें छोड़ दी जिनको मैं बाद में कवर कराऊंगा, क्योंकि पहले मुझे आपको बता नहीं है अकाउंटिंग क्या है, उसके बाद में छोटी छोटी चीज़ें निपटाऊंगा। तो उसमें एक चीज़ है क्वालिटीज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम द बायस। तो बायसनेस कैसे हटेगी? जब अकाउंटेंट के कंट्रोल में कुछ नहीं होगा, वो कुछ भी करेगा उसको रिकॉर्ड करके रखना है, रीजन रिकॉर्ड करके रखनी है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए। कल को उसको पूछा जाएगा ये खर्चे का
वाउचर दिखा दो। तो वो होता है ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। मेरे दोस्तों अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड आई होप आप इस बार क्या करोगे, अपने कान खोल के रखोगे, अपनी आंखें खोल के रखोगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है। द नेम ऑफ द कंसेप्ट इज मैचिंग कंसेप्ट। इट इज माई फेवरेट कंसेप्ट इन अकाउंटिंग, मैचिंग कंसेप्ट। अगर मैचिंग कंसेप्ट निकला है, किससे निकला है? मैच, मैच करो, दो चीजों को मैच करो। किसको मैच करते हैं हम अकाउंटिंग में? सर हम रेवेन्यू को मैच करते हैं विद एक्सपेंस, रेवेन्यू को मैच करते हैं एक्सपेंस। आपने कुछ कंसेप्ट पढ़े अभी जिनको मैं लिखूंगा। आपने पढ़ा रियलाइजेशन कंसेप्ट, आपने पढ़ा एक्रूअल कंसेप्ट। क्या बोलता था रियलाइजेशन कंसेप्ट? सर रेवेन्यू को हम तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाएगा, सेल ऑफ गुड्स के कंटेक्स्ट में, सर्विस के कंटेक्स्ट में जब क्या होगा, सर्विसेज दी जाएंगी और दोनों केस में अनसर्टिनिटी नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, तब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। और एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है कि ट्रांजैक्शन को, चाहे वो रेवेन्यू है या एक्सपेंस है, चाहे वो रेवेन्यू है या एक्सपेंस है, उसको रिकॉर्ड करेंगे जब वो ओकर हो जाएगी, नॉट व्हेन उसके अगेंस्ट में आपने कैश लिया या कैश दे दिया। रेवेन्यू के केस में आपका कैश आएगा और एक्सपेंस के केस में कैश देना है। कैश के हिसाब से नहीं देखेंगे, एक्रूअल के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू और एक्सपेंस को हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्रू हो जाएंगे, जब वो ओकर हो जाएंगे, तो वो एक्रूअल कंसेप्ट है। और एक कंसेप्ट पढ़ा था आपने, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या बोलता था कि हम अकाउंटिंग जो लाइफ है बिजनेस, वो बहुत सालों के लिए चलेगी, हम छोटे छोटे पीरियड्स में उसको बाइफरेट करेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, उस पीरियड में हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो कैसे पता चलेगा? उस पीरियड के रेवेन्यू को लेंगे और उस पीरियड के लॉस को लेंगे, उस पीरियड सॉरी उस पीरियड के रेवेन्यू को लेंगे और उस पीरियड के एक्सपेंस को लेंगे। रेवेन्यू कैसे लेंगे? तो उस पीरियड में रियलाइजेशन कंसेप्ट को लेके और एक्रूअल कंसेप्ट, उस पीरियड में जितने भी रेवेन्यूज होंगे वो लेंगे, उस पीरियड में जितने भी रेवेन्यू एक्रू हुए होंगे वो लेंगे, और उस पीरियड में जितने भी एक्सपेंस एक्रू हुए होंगे वो लेंगे। बहुत बारीक बात बोलने वाला हूं मैं मेरे दोस्तों। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के हिसाब से पीरियड में बाइफरकेट कर दिया, पीरियड में क्या कर दिया, रेवेन्यू, रियलाइजेशन कंसेप्ट से रेवेन्यू आएगा, तो एक्रूअल कंसेप्ट बोलेगा इस पीरियड में जितने भी रेवेन्यू एक्रू, वो सारे रेवेन्यू जो इस साल के हैं वो इस साल के रेवेन्यू में बुक करे जाएंगे। सपोज रेवेन्यू है, तो जितने भी रेवेन्यू है वो इस साल के रेवेन्यू बुक किए जाएंगे, जो इस साल में रेवेन्यू हो गए। जैसे सेल होगी मेरे दोस्तों, 31 मार्च को मैंने सेल कर दी 10,000 की, बट अभी पैसे नहीं आए, मैंने किसी को 10,000 का माल भेजा, तो मैं उसको इस साल में ही सेल लूंगा, बट पैसा नहीं आएगा तो बात नहीं, मैं डेटर खड़ा करूंगा। इसी तरीके से इस मंथ की सैलरी है, इस मंथ की सैलरी है, एक्सपेंस है 5,000 रुपया, अभी तक मैंने पेमेंट नहीं कर दी, बट एक्रूअल कंसेप्ट से वो इस मंथ का खर्चा है, तो अब इस मंथ में खर्चा डालूंगा, क्योंकि खर्चा ट्रांजैक्शन हो गई है, एक्सपेंस एक्रू हो गया है, तो मैं इस मंथ में लूंगा। मैचिंग कंसेप्ट पता क्या बोलता है? कोई बोलता है ना, बुक्स वुक्स आप पढ़ोगे ना, वो बोलेंगे ये एक्सपेंस और रेवेन्यू को मैच करो आपका प्रॉफिट निकलेगा। वो तो कुछ करना ही नहीं है मेरे दोस्तों, वो रेवेन्यू माइनस जितना भी रेवेन्यू आएगा माइनस एक्सपेंस करोगे, वो आपका प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो बोलते हैं हो गया मैचिंग कंसेप्ट। अरे भाई कैसे मैचिंग, ये भी निकलता है मतलब, बट ये मेन मतलब नहीं है इसका कि रेवेन्यू, वो तो आप रेवेन्यू और एक्सपेंस तो एक्रूअल कंसेप्ट से ही आ गया। इस महीने का रेवेन्यू लिया, इस महीने का एक्सपेंस लिया, सॉरी इस पीरियड का, एक साल का रेवेन्यू लिया, इस पीरियड का आपने एक्सपेंस ले लिया, रेवेन्यू में से एक्सपेंस लेस कर दिया, तो आपका प्रॉफिट आएगा। दैट इज नॉट मैचिंग कंसेप्ट। सारे बोलते हैं कि ये मैचिंग कंसेप्ट है, बट मैं दोस्तों बोलता हूं जितनी मेरी अकाउंटिंग की नॉलेज है, ये मैचिंग कंसेप्ट नहीं होगा। ये तो आपको पीएनएल बनाना है, आप यहां से रेवेन्यू डालो, यहां से एक्सपेंस डालो, प्रॉफिट खुद निकलेगा बाहर। आपने कौन सा कंसेप्ट लगाया? अब मैं बोलूंगा मेरे दोस्तों मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है। मैं दोबारा बोलता हूं, ये रेवेन्यू एक्सपेंस जो है ना, यही मैचिंग कंसेप्ट नहीं होता है। अब जो मैं बात बोलूंगा उनको फोकस करो अच्छे से। रेवेन्यू आ गया आपको यहां से रियलाइजेशन कंसेप्ट से,
रियलाइजेशन कंसेप्ट से आपको रेवेन्यू आ गया, हाँ सर रियलाइजेशन कंसेप्ट से रेवेन्यू आ गया। मैचिंग कंसेप्ट बोलेगा, मैचिंग कंसेप्ट बोलेगा, कान खोल के सुनो, मैचिंग कंसेप्ट बोलेगा वो सारे एक्सपेंसेस, वो सारे एक्सपेंसेस जो इस पीरियड के रेवेन्यू कमाने के लिए लग गए, जो उस रेवेन्यू को कमाने के लिए लग गए, या जो ये एक्सपेंसेस करने के लिए ये बेनिफिट्स जो मिल गए, जो बेनिफिट्स आपको मिल गए, रेवेन्यूज बेनिफिट्स ना, उनके लिए जो एक्सपेंसेस लगे, जिस प्रपोर्शन में एक्सपेंसेस लगे उस रेवेन्यू को कमाने में, उसी प्रपोर्शन में खर्चे जाने चाहिए। दैट इज द मैचिंग कंसेप्ट। सर बिल्कुल समझ नहीं आया, सर हमें बिल्कुल समझ नहीं आया आपने क्या बोला। हमें वो भी अच्छे से समझ आया था कि रेवेन्यू यहां से लेना है, एक्सपेंस यहां से लेना था, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। सर आप बोल देते ना कि ये मैचिंग कंसेप्ट होगा तो टेंशन ही खत्म होती, पर आपने पता नहीं घुमा लिया हमें कि कुछ एक्सपेंसेस को मैच करना है विद रेवेन्यू। मैं बोलता हूं ये जो आपको रेवेन्यू मिले ना, ये बेनिफिट्स है, तो इन बेनिफिट्स को कमाने के लिए जिस प्रपोर्शन में ये बेनिफिट्स एक्रू होगा किसी खर्चे से, एक्सपेंडिचर से, उसी प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में उसके बेनिफिट्स आ रहे हैं, उसी प्रपोर्शन में उसके खर्चे भी जाने चाहिए पीएनएल में। सर हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो आपको बुक में भी नहीं मिलेगी और अभी तक भी आपने पढ़ी नहीं होगी। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, फिर बोलता हूं दोस्तों ये होता है मैचिंग कंसेप्ट। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने अकाउंटेंसी पढ़ी होगी, तो और कुछ होंगे जो अभी 11th के बच्चे हैं जिनको ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होगी, बट मैं ऐसे बोलूँगा आपको समझ आएगा, ठीक है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, दो क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरे पास बिल्डिंग है और मेरे पास कार है, मेरे पास बिल्डिंग है और मेरे पास कार है, ठीक है दोस्तों, मेकिंग सेंस? यस सर, हाँ बिल्डिंग है आपके पास और कार है। अब मैंने बिल्डिंग लाई, तो मैंने बिल्डिंग लाई सपोज 10 लाख की या 20 लाख की मेरी बिल्डिंग है, और कार जो है मेरे पास, बिल्डिंग 20 लाख की है और कार जो है मेरे पास, कार हमने 5 लाख की लाई, ठीक है, यहां तक ठीक है। बिल्डिंग 20 लाख की लाई, 5 लाख की कार लाई, तो आपने एसेट रखा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 20 लाख, कार अकाउंट डेबिट टू 5 लाख। अब ये क्या है मेरे दोस्तों? सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या जाएगा? सर बैलेंस शीट में हम एसेट बनाएंगे, तो क्या ये पीएनएल में खर्चा जाएगा? द आंसर इज यस। कब जाएगा? सर प्रोपोर्शनेटली जाएगा, एक साल नहीं जाएगा। प्रोपोर्शनेटली जाएगा, एक साल नहीं जाएगा। सर मतलब प्रोपोर्शनेटली क्या? ये 20 लाख एक ही साल में नहीं जाएगा, क्योंकि इसका फायदा आप, इस एक्सपेंडिचर का फायदा आप एक ही साल में नहीं लोगे, एक साल से ज्यादा लोगे। तो जिस प्रपोर्शनेट में इस खर्चे का फायदा लिया जाएगा, उसी प्रपोर्शनेट में ये खर्चा पीएनएल में जाएगा। दैट इज द मैचिंग कंसेप्ट। जिस प्रपोर्शनेट में इसका बेनिफिट जाएगा, उसी प्रपोर्शनेट में एक्सपेंस जाएगा। सेम अप्लाइज टू द कार। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, इनको हम एसेट्स का खर्चा कैसे लेते हैं? एसेट्स का खर्चा लेते हैं कैसे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आ गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे जाएगा पीएनएल में? कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे जाएगा पीएनएल में? उसके लिए आप मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करोगे। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस मैंने ऊपर बोला ना, एक्सपेंस जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंस है वो तो आ ही गए ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे आप लोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर तो एसेट है, उसको आप कैसे लोगे पीएनएल में? कैपिटल एक्सपेंस को आप पीएनएल में कैसे लोगे? बाय यूजिंग द मैचिंग कंसेप्ट। नाउ माय क्वेश्चन इज कि बताओ, बिल्डिंग पे हम जो डेप्रिसिएशन का मेथड है वो एसएलएम लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएंगे, कि डब्ल्यूडीवी लगाएंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन, हम बोलते हैं ये बिल्डिंग कितने साल के लिए चलेगी। सपोज मैं बोलूंगा ये बिल्डिंग चलेगी 20 साल के लिए और एक कार चलेगी 5 ईयर के लिए, सपोज, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ बिल्डिंग मेरी 20 साल चलेगी, कार मेरी 5 ईयर चलती है, तो मैं बोलूंगा ठीक है बिल्डिंग 20 साल चलेगी। अगर मैं एसएलएम से बोलूंगा डेप्रिसिएशन, तो मैं बोलूंगा बिजनेस 20 साल चलेगी, 20 लाख का खर्चा है, 20 लाख डिवाइड बाय 20, तो हर साल 1-1 लाख का खर्चा जाएगा, है ना। तो हर साल मैं पीएनएल में 1-1 लाख रुपया लूंगा
और बिल्डिंग का भी बोलूंगा 1-1 लाख रुपया, तो बिल्डिंग का 1 लाख, क्योंकि ये 5 साल चलेगा तो हर साल 1-1 लाख रुपया जाएगा, ये 1-1 लाख, तो हर साल 2-2 लाख रुपया जाएंगे। और अगर WDV होगा तो रिटर्न डाउन वैल्यू, तो 20 लाख पे सपोज मैं लगाऊंगा पहले 1 लाख रुपया, बचा कितना 19 लाख, तो अगले साल लगेगा 19 लाख पे जितना परसेंटेज होगा। तो WDV में परसेंटेज होती है डेप्रिसिएशन की, इसमें आपने अगर जो भी डेप्रिसिएशन लगाया तो हर साल वही लगेगा। अगर आपने बोला 10% लगेगा तो हर साल 2-2 लाख जाएगा, या 5% लगेगा तो हर साल 1-1 लाख रुपया जाएगा। तो इनके फॉर्मूलाज अलग अलग होते हैं। नाउ द पॉइंट इज, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन जो है SLM मेथड से लगेगा कि WDV से? SLM से मतलब हर साल एक ही खर्चा जाएगा, WDV से पहले साल का डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा, अगले साल का कम, अगले साल का कम, अगले साल का कम। कौन सा डेप्रिसिएशन लगेगा मेथड? वीडियो को पॉज करो और सोचो ये डेप्रिसिएशन कौन सा लगेगा, SLM लगेगा कि WDV? सर ये 20 साल चलेगा, एक थॉट आता है, ये 20 साल चलेगा, ये 5 साल चलेगा, तो 5 साल बाद वो खत्म होगा, 20 साल बाद ये खत्म होगा, तो इसके 20 लाख को 20 साल में राइट ऑफ करेंगे, उसके 5 लाख को 5 साल में, तो हर साल 1-1 लाख रहेगा, ठीक है ना। पर मैं बोलूंगा नहीं दोस्तों, हम क्या देखेंगे, हम मैचिंग कंसेप्ट देखेंगे। मैचिंग कंसेप्ट बोला गया इस एक्सपेंडिचर के, इस 20 लाख के खर्चे से जिस प्रोपोर्शनेट में बेनिफिट्स मिलेंगे उसी प्रोपोर्शनेट में खर्चे जाएंगे। अब बिल्डिंग से मेरे दोस्तों, अगर मैं यहां पे ये बनाऊंगा, ग्राफ बनाऊंगा, अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा बिल्डिंग से जो मेरे बेनिफिट्स है मेरे दोस्तों, बिल्डिंग से मेरा बेनिफिट्स क्या है? जैसे मेरा दुकान है, बिल्डिंग दुकान है, दुकान में मेरी बिल्डिंग है, तो उससे मैं सेल कर सकता हूं, तो बिल्डिंग से जो बेनिफिट आएगा वो हर साल बराबर होगा। तो इस साल भी उससे सेल कराऊंगा, अगले साल भी सेल ही हो जाएगी, तो वो एज ए ऑफिस होगा, तो उसके बेनिफिट जो हर साल बराबर हो गए। ऐसा नहीं होगा कि बिल्डिंग से बेनिफिट एक साल ज्यादा होगा, अगले साल उससे ज्यादा होगा, अगले साल उससे ज्यादा होगा, नहीं, बेनिफिट्स इसके कांस्टेंट रहेंगे। तो ये मैंने बेनिफिट्स की लाइन रही, ये इसके बेनिफिट्स रहे, बिल्डिंग के बेनिफिट्स के बराबर थे, हर साल ये बिल्डिंग अपना काम देगी। तो इसका जो खर्चा है वो भी, उसका खर्चा जो है मेरे दोस्तों वो भी क्या करना चाहिए, इसका खर्चा जो है मेरे दोस्तों वो भी प्रोपोर्शनलिटी जाना चाहिए, इसका खर्चा जो है मेरे दोस्तों वो भी प्रोपोर्शनलिटी जाएगा। अब प्रोपोर्शनलिटी मतलब क्या हो गया, वो भी इक्वली जाएगा। मैचिंग कैसे होता है, जिस प्रोपोर्शन में बेनिफिट्स है उसी प्रोपोर्शनेट में खर्चे जाने चाहिए, उतना नहीं उतने ही खर्चे उसी प्रोपोर्शनेट में, ताकि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस मैच हो जाए, प्रोपोर्शनेट बराबर हो जाए। बेनिफिट मैचिंग कंसेप्ट का मतलब प्रोपोर्शनेट बराबर है, जिस प्रोपोर्शन से आपको फायदा मिला उसी प्रोपोर्शन से आपका एक्सपेंस हो जाए। अब बिल्डिंग पे क्या होता है सर, बिल्डिंग पे आपके खर्चे क्या हो जाएंगे सर, बिल्डिंग पे ज्यादा रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना पड़ेगा। बिल्डिंग के रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी ऐसा नहीं होता इस साल ज्यादा हो गए अगले साल, इस साल बिल्कुल कम हो गया अगले साल ज्यादा, ज्यादा उससे ज्यादा, ऐसा नहीं होता। बिल्डिंग ऑलमोस्ट क्या है 1-2 साल बाद पेंट कराना पड़ता है, तो चलता है ऐसे, तो और कोई खर्चा नहीं है बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन है वो भी हम कांस्टेंट रखेंगे। तो हम इस नतीजे बोलेंगे सर बिल्डिंग पे जो डेप्रिसिएशन है वो भी हम SLM मेथड से रखेंगे। तो हमने डिसाइड किया 20 साल है, 20 साल बिल्डिंग चलेगी, उसके बाद सपोज खत्म हो जाएगी, तो हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो भी हम 1-1 लाख रुपया लेंगे। तो इसका जो डेप्रिसिएशन चलेगा कुछ इस तरह से चलेगा। तो जिस प्रपोर्शन में फायदे थे उसी प्रपोर्शन में एक्सपेंसेस भी है। दिस इज मैचिंग कंसेप्ट। बट इसी के बरअक्स अगर मैं कार की एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमारे पास कार है, तो कार का काम क्या होगा सर, कार पहले साल भी क्या करेगी, ओनर को घर से बिजनेस तक पहुंचाएगी या जो भी होगी, या बिजनेस में कार है तो वो वहां पे काम आती है, तो उसके वहां पे भी जो उसके खर्चे हैं वो भी बराबर होंगे। सॉरी, कार के जो बेनिफिट्स है वो भी बराबर होंगे। जैसे कार हम यूज कर रहे हैं दुकान की कोई चीज लाने के लिए, सौदा डिलीवर करने के लिए, जो भी करने के लिए, तो उसके बेनिफिट्स हर साल बराबर होंगे। तो कार के भी बेनिफिट्स क्या है मेरे दोस्तों सर, कार के भी बेनिफिट्स जो है वो बराबर है। बट कार के खर्चे जो है, कार पे जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है सर, उसमें ना उल्टी कहानी है। कार में जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है सर, पहले साल गाड़ी नई होती है, 1-2 सर्विसेज मारुति वाले भी फ्री देते हैं सर, पहले साल जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो कम होता है, अगले साल रिपेयर एंड मेंटेनेंस थोड़ा बढ़ता है, अगले साल उससे भी ज्यादा बढ़ता है, अगले साल उससे भी ज्यादा बढ़ता है। तो अब देखो खर्चे कैसे जा रहे हैं इसके, ऐसे जा रहे हैं, बेनिफिट्स ऐसे जा रहे हैं। तो अब जो डेप्रिसिएशन है मेरे दोस्तों, इस पे जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन कैसे लगाना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आप डेप्रिसिएशन भी कांस्टेंट रखोगे, अगर मैं बोलूंगा यार सर डेप्रिसिएशन भी कांस्टेंट रखूंगा, ये डेप्रिसिएशन का खर्चा है, तो लेट मी पुट इट लाइक दिस, अगर मैं डेप्रिसिएशन बोलूंगा सर डेप्रिसिएशन हर साल इतना है, ये डेप्रिसिएशन में रखूंगा सपोज, तो इससे क्या हो गया, ओवरऑल खर्चा जो गया, ओवरऑल खर्चा जो गया वो इतना गया, इस साल इतना गया, इस साल इतना गया, इससे इतना गया, खर्चा तो प्रोपोर्शनेटली गया नहीं मेरे दोस्तों। पहले साल खर्चा कम गया, अगले साल ज्यादा गया, अगले साल और ज्यादा गया, अगले साल और ज्यादा गया। तो इधर क्या हुआ, मैचिंग कंसेप्ट पिट गया मेरे दोस्तों। यहां पे क्या हो गया, मैचिंग कंसेप्ट पिट गया, क्योंकि बेनिफिट्स थे बराबर, बट जो इस पे खर्चे हो गए वो पहले साल कम हो गए, उसके साल और ज्यादा हो गए, उससे और ज्यादा हो गए, उससे और ज्यादा हो गए। तो यहां पे क्या हुआ, मैचिंग कंसेप्ट पिट गया। तो इस केस में हम एसएलएम मेथड नहीं लगाएंगे, एसएलएम मेथड नहीं लगाएंगे, बल्कि डब्ल्यूडीवी मेथड लगाएंगे मेरे दोस्तों। तो इस केस में हम डब्ल्यूडीवी मेथड लगाएंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाएंगे। अब जब मैं रिटर्न डाउन मेथड लगाऊंगा मेरे दोस्तों, तो हमारी पोजीशन जो होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब मैं इसको रब करता हूं मेरे दोस्तों, अब मैंने पहुंचा इस नतीजे पे कि जो मेरा बेनिफिट है वो बराबर है। तो मैंने बोला कि जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो इस तरह से है, पहले साल इतना है, अगले साल इतना है, या अगले साल इतना है, या अगले साल इतना है। तो मैं डेप्रिसिएशन जो क्या है पहले साल ज्यादा लगाऊंगा डब्ल्यूडीवी में, क्योंकि उस पर लगेगी रिटर्न ऑन वैल्यू पे। पहले साल 5 लाख पे लगेगी कार पे, 5 लाख पे सपोज 20% होगा, तो पहले साल 1 लाख की डेप्रिसिएशन लगेगी, अगले साल 4 लाख पे लगेगी 20%, 80,000, फिर इतना लगेगा, फिर इतना लगेगा। तो अब क्या हो गया, अब इसमें क्या हो गया मेरे दोस्तों, पहले साल क्या होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कम हो गया और डेप्रिसिएशन ज्यादा हो गया। दूसरे साल रिपेयर एंड मेंटेनेंस थोड़ा सा बढ़ गया, डेप्रिसिएशन कम हो गया। तीसरा रिपेयर मेंटेनेंस ज्यादा बढ़ गया, डेप्रिसिएशन थोड़ा और कम हो गया। चौथे साल रिपेयर मेंटेनेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, डेप्रिसिएशन। ओवरऑल क्या हो गया, प्रोपोर्शनेट में खर्चा गया। तो जिस प्रोपोर्शनेट में बेनिफिट्स थे उसी प्रोपोर्शन में डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ये है मैचिंग कंसेप्ट मेरे दोस्तों। ये नहीं है रेवेन्यू और एक्सपेंस को मैच करो, बल्कि जिस प्रोपोर्शनेट में बेनिफिट्स आ रहे हैं उसी प्रोपोर्शनेट में खर्चे भी जाने चाहिए, तभी तो मैच हो जाएगा, तभी तो करेक्ट प्रॉफिट्स दिखाई देंगे। तभी आप उस पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर को पीएनएल में नहीं लेते थे, बल्कि एसेट लाते थे और प्रोपोर्शनेटली फिर पीएनएल में लेते थे। तो देखते थे इस पे डब्ल्यूडीवी लगेगा ठीक से या एसएलएम लगेगा, तो उसके लिए पीछे मैचिंग कंसेप्ट लगेगा मेरे दोस्तों। आई होप आपको मैचिंग कंसेप्ट समझ आया। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसको मैंने तभी सबसे लास्ट में रखा था। और इसके साथ ही मेरे दोस्तों हमारे जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स थे मेरे दोस्तों, वो वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कुछ थ्योरी है, एक लेक्चर और जाएगा थ्योरी में कि किस तरह की अकाउंटिंग होती है, वो भी थ्योरी है, उसको हम कल कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद में अकाउंटिंग इक्वेशन और रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट पे आ जाएगा, और थोड़ी और अकाउंटिंग अच्छे से करेंगे जर्नल तक। उसके बाद में फिर और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कवर करूंगा। अभी भी आपको बुक देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं, छोटा सा थ्योरी का लेक्चर है, उसको कंप्लीट करेंगे।